Hi everybody, welcome to Chemistry Zone Digital. My name is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with the key to success in chemistry. Students, आज के इस सेशन में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12th का which belongs to physical chemistry वो स्टार्ट करवाने जा रहा हूं and that is surface chemistry. आज सरफेस केमिस्ट्री का पहला वीडियो अपलोड करा जाएगा एंड आज के बाद ऑलमोस्ट एवरी डे हम सक्सेशन में सरफेस केमिस्ट्री के सक्सेसिव टॉपिक्स कवर करेंगे एंड वेरी सून वी विल कंप्लीट दिस एंटायर टॉपिक. लेट मी फर्स्ट टेल यू कि सरफेस केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है. व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री ऑल अबाउट? देखिए स्टूडेंट्स, यू माइट बी रिमेंबरिंग कि क्लास 11th में आप लोगों ने लिक्विड से एसोसिएटेड कुछ सरफेस प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लाइक यू हैव स्टडीड अबाउट इवेपोरेशन एंड सरफेस टेंशन. लेकिन ये याद रखिएगा, इवेपोरेशन और सरफेस टेंशन एक लिक्विड से एसोसिएटेड सरफेस प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें सॉलिड का कोई रोल नहीं होता. जैसे आपने पढ़ा है कि किसी भी लिक्विड के अपर सरफेस पे से जब मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ वेपर लॉस्ट होते रहते हैं इवन बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो हम उसे बोलते हैं इवेपोरेशन. इसी तरह से सरफेस टेंशन आपने पढ़ा था कि द अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड पे रेसाइड करने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंस एन इनवर्ड पुल ओवर देम, तो उसे बोलते हैं सरफेस टेंशन. तो जिस तरह से लिक्विड के सरफेस से रिलेटेड कुछ सरफेस प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे ही हम इस चैप्टर में सॉलिड से रिलेटेड कुछ सरफेस प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. लेट मी फर्स्ट टेल यू कि ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं इन वेरी सिंपल टर्म्स. इनफैक्ट अगर हमसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, सो व्हाट कैन वी से, हम क्या बता सकते हैं? तो ये याद रखिएगा, सरफेस केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ any surface related physical or chemical phenomenon that occur at the interface of the two surfaces. सरफेस केमिस्ट्री कोई भी ऐसा फिजिकल या केमिकल फिनोमिनॉन है जो दो सरफेसेस के इंटरफेस पे होता है. इंटरफेस का मतलब है दो सरफेस का जो लाइन ऑफ सेपरेशन होता है, जहां पे एक सरफेस और दूसरा सरफेस सेपरेट हो रहे होते हैं, उस इंटरफेस पे जहां पे कोई फिनोमिनॉन होता है, चाहे वो फिजिकल फिनोमिनॉन हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो, ऐसे इंटरफेस पे होने वाले फिनोमेनॉन को सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं. अब जब मैं दो सरफेसेस के इंटरफेस की बात कर रहा हूं, तो ये दो सरफेसेस सॉलिड और लिक्विड हो सकते हैं या सॉलिड और गैस हो सकते हैं, और इट कैन बी इवन लिक्विड और गैस. लेकिन हमें इस चैप्टर में लिक्विड गैस के सरफेस पे होने वाले कोई फिनोमेनॉन नहीं पढ़ने. इनफैक्ट इस चैप्टर में हम सॉलिड और लिक्विड के इंटरफेस पे होने वाली प्रॉपर्टीज या सॉलिड और गैस के इंटरफेस पे होने वाली कोई प्रॉपर्टीज पढ़नी है. एक ऐसा इंटरफेस जहां पे सॉलिड और लिक्विड सेपरेट हो रही है, एक ऐसा इंटरफेस जहां पे सॉलिड और गैस सेपरेट हो रही है, वहां पे क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. तो देखिए याद रखिएगा, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है, विच इज बेसिकली द थीम ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, विच इज द कोर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इज एडसॉर्प्शन. ADSORPTION. So throughout this chapter we are supposed to study about the concept related to adsorption. हमें ये पढ़ना है कि what is the meaning of adsorption, how many types of adsorption are there, what is the cause behind adsorption, and most importantly what is the difference between adsorption and a closely related term absorption. adsorption और absorption में difference क्या होता है? तो चलिए स्टूडेंट्स, let's start with the session. सबसे पहली हेडिंग डालते हैं adsorption. देखिए ये याद रखिएगा, whenever a solid is exposed to any gaseous surrounding or any liquid, जब भी किसी सॉलिड को किसी लिक्विड से एक्सपोज करते हैं या गैसियस सराउंडिंग से एक्सपोज करते हैं, तो सम ऑफ द लिक्विड और सम ऑफ द गैस गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द आउटर सरफेस, ऑन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ दैट सॉलिड. फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए मेरे हाथ में ये सॉलिड है, दिस इज अ पेपर वेट बाय द वे. सपोज कीजिए मेरे हाथ में ये सॉलिड है और मैंने इसे ओपन में रख दिया, तो ओपन में इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक गैसेस अराउंड इट, ये एयर से एक्सपोज होगा. तो आप देखेंगे इसके आउटर सरफेस पे एयर की कुछ इनविजिबल लेयर, कुछ गैसेस की इनविजिबल लेयर डिपॉजिट हो जाएगी. या अगर इसके आसपास कोई मॉइस्चर भी हुआ, तो वो मॉइस्चर की भी इनविजिबल लेयर इसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगी. तो जब भी किसी सॉलिड के एक्सटीरियर सरफेस पे, ऑन द आउटर सरफेस, कोई लिक्विड या कोई गैस हायर कंसेंट्रेशन में डिपॉजिट हो जाए, गैदर हो जाए, तो हम इस प्रोसेस को एडसॉर्प्शन बोलते हैं. तो इन वेरी सिंपल टर्म्स वी कैन से कि एडसॉर्प्शन इज द हायर कॉन्सेंट्रेशन of the molecular species
एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जब भी आप ये नाम सुनो ना मॉलिक्यूलर स्पीशीज, तो मॉलिक्यूलर स्पीशीज रेफर करेगा किसी लिक्विड को या किसी गैस को। तो जब भी हायर कॉन्सेंट्रेशन में कोई मॉलिक्यूलर स्पीशीज, दैट मींस कोई लिक्विड या कोई गैस इसके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाए, इसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाए, तो उस प्रोसेस को एडसॉर्प्शन कहते हैं। तो एडसॉर्प्शन इज द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पीशीज ओवर द सरफेस ऑफ एनी सॉलिड। अब हमने ये तो समझ लिया कि किसी सॉलिड के सरफेस पे किसी गैस या किसी लिक्विड के एडसॉर्ब होने को, किसी लिक्विड के डिपॉजिट होने को एडसॉर्प्शन बोलती हैं। बट द थिंग इज दैट कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस एडसॉर्प्शन? कोई लिक्विड अगर इस सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हुआ या कोई गैस इसके ऊपर डिपॉजिट हुई तो क्यों हुई? क्या वो लिक्विड और गैस अपनी मर्जी से आए इसके ऊपर, या सॉलिड ने मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर लिया उन्हें? तो किसकी डिमांड पे, किसकी चॉइस पे ये प्रोसेस हो रहा है, हमें वो भी समझना है। What is the cause behind the adsorption? हमें वो भी समझना है। But before we study the cause behind adsorption, आपको एक और चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों को मालूम है सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, और उसमें सॉल्यूट इज जनरली द माइनर कंपोनेंट। सॉल्यूट उसे बोलते हैं जो हम ऊपर से मिलाते हैं, एंड सॉल्वेंट इज जनरली द मेजर कंपोनेंट। सॉल्वेंट उसे बोलते हैं जिसके अंदर हम कोई चीज मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शुगर को पानी में मिला रहे हैं तो शुगर सॉल्यूट है, वाटर इज योर सॉल्वेंट। तो जैसे एक होमोजीनियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे ही याद रखिएगा एडसॉर्प्शन में भी दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो होते हैं एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। देखिए, एडसॉर्बेंट इज दैट मॉलिक्यूलर स्पीशीज, यानी कि एडसॉर्बेंट इज दैट पर्टिकुलर गैस और लिक्विड विच इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड ओवर द सरफेस। कोई भी गैस या कोई भी लिक्विड जो सॉलिड के सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो गई, उसके सरफेस पे हायर कंसंट्रेशन में डिपॉजिट हो गई, उस डिपॉजिट होने वाली गैस या लिक्विड को तो बोलेंगे एडसॉर्बेट। लेकिन वो सॉलिड सरफेस जिसके ऊपर चीजें डिपॉजिट हुई हैं उसे बोला जाता है एडसॉर्बेंट। तो बेसिकली यू कैन से कि एडसॉर्बेट इज एक्यूमुलेटेड ओवर एडसॉर्बेंट। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि हमें कॉज पढ़ना है, लेकिन कॉज पढ़ने से पहले एक और चीज क्लियर करते हैं। ये भी फाइंड आउट करते हैं कि अ क्लोजली रिलेटेड टर्म एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में मेन डिफरेंस क्या होता है, और क्या इन दोनों का एक साथ अकरेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, एब्जॉर्प्शन इज अ वेरी सिंपल टर्म। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी लिक्विड या किसी गैस का एक सॉलिड के बल्क में पेनिट्रेट कर जाना, अंदर तक समा जाना। ठीक है, जब कोई लिक्विड या कोई गैस किसी सॉलिड के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है, इट पेनिट्रेट्स इन विद इन द इंटीरियर ऑफ दैट सॉलिड, तो हम उसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई लिक्विड या कोई गैस बॉडी के बल्क में पेनिट्रेट नहीं करती, इट डजंट पेनिट्रेट इन द इंटीरियर, इनफैक्ट इट इज जस्ट डिपॉजिटेड ऑन द एक्सटीरियर पार्ट, सिर्फ बाहर बाहर डिपॉजिट होना, अंदर ना पेनिट्रेट करना, उसे एडसॉर्प्शन बोलते हैं। और कई बार कुछ सॉलिड ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ अकर हो सकता है कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड या गैस लिक्विड के सॉलिड के अंदर भी चले जाए और कुछ सरफेस के ऊपर डिपॉजिट भी हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड सॉर्प्शन। देखिए, एडसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन, इन तीनों को ही मैं एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू अगर आपके सामने रिफ्लेक्ट करूं तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सपोज कीजिए, लेट दिस बी एनी सॉलिड। सपोज करो मैं तीन सॉलिड्स बनाता हूं, ये सॉलिड सरफेस है। अब देखिए, अगर कोई गैस या कोई लिक्विड सिर्फ इसके एक्सटीरियर पार्ट पे ही डिपॉजिट हो रही है, इट इज नॉट गेटिंग पेनिट्रेटेड विद इन द बल्क, अंदर नहीं जा पा रही, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एडसॉर्प्शन। ये डायग्राम एडसॉर्प्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। दिस इज द सॉलिड, एंड सॉलिड के सिर्फ आउटर सरफेस पे ये जो रेड कलर से मैंने रिफ्लेक्ट करी है, ये कोई गैस या कोई लिक्विड एक्यूमुलेट हुए। लेकिन अगर किसी सॉलिड के इंटीरियर में कोई गैस या लिक्विड पेनिट्रेट कर जाता है, दिस इज द बल्क ऑफ द सॉलिड। ठीक है, किसी सॉलिड के इंटीरियर में कोई लिक्विड या कोई गैस पेनिट्रेट कर जाए, लेकिन उसके एक्सटीरियर पार्ट पे डिपॉजिट ना हो, तो हम इसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन, it is the penetration of some molecular species within the bulk of the solid, within the interior of the solid. और ये देखिए, अगर कोई लिक्विड या कोई गैस
बॉडी के बल्क में तो पेनिट्रेट कर ही गई, बट एट द सेम टाइम एक्सटीरियर पार्ट पे भी डिपॉजिट हुई। तो व्हेन सम गैस इज अंडरगोइंग बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टुगेदर, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्प्शन। सो सॉर्प्शन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में मेनली एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको ये तो बता दिया, एब्जॉर्प्शन इज द डिपोजिशन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिड। मैंने आपको ये भी बता दिया कि एब्जॉर्प्शन में ये सॉलिड सरफेस एब्जॉर्बेंट कहलाता है, और जिस जो गैस इसके ऊपर डिपॉजिट हो रही है उसे एब्जॉर्बेट बोलते हैं। लेकिन अब आती है मेन पॉइंट पे कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस एब्जॉर्प्शन। अगर कोई गैस या कोई लिक्विड इस सॉलिड के सरफेस पे डिपॉजिट हुआ तो क्यों हुआ, कॉज क्या था, किसकी डिमांड पे, किसकी चॉइस पे हुआ? क्या गैस अपनी मर्जी से आके बैठ गई सॉलिड के ऊपर, या सॉलिड ने उसे खींच लिया अपने ऊपर? वो समझते हैं। तो एक हेडिंग डालेंगे, कॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। कॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का कॉज समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोबेबली आपने सॉलिड स्टेट तो पढ़ ही लिया होगा क्लास 12 में। सॉलिड स्टेट में आपको सॉलिड्स के मेकिंग के बारे में बताया जाता है कि एक आयनिक सॉलिड किस तरह से कंस्ट्रक्टेड होता है, उसमें किस तरह से आयंस क्लोज पैकिंग में होते हैं, एक किस तरह से उसके अंदर की एक नेटवर्किंग बिल्डअप होती है। बिल्कुल उसी से रिलेट करते हुए इमेजिन करो कि सपोज करो ये एक सॉलिड है विच इज मेड अप ऑफ एक्स एटम्स। एक्स इसके एटम्स है, जैसे सोडियम का एक पीस है तो सोडियम 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 से बना होगा, वैसे हम कंसिडर करें तो ये कोई सॉलिड है जो एक्स एटम से बना हुआ है, एंड दीज एक्स एटम्स आर वेरी रेगुलरली पैक्ड विद इन दिस एंटायर क्रिस्टल। सपोज कीजिए एक्स 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 बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, सो दिस इज अ क्रिस्टल दैट इज मेड अप ऑफ एक्स एटम्स। तो देखिए ये कोई सॉलिड है जो एक्स एटम से बना हुआ है। अब विद इन द क्लोज पैकिंग ऑफ एनी सॉलिड, अगर किसी भी सॉलिड की क्लोज पैकिंग में देखें तो आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा एटम विच लाइज विद इन द बल्क ऑफ द सॉलिड, विच लाइज विद इन द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड। फॉर एग्जांपल ये वाला एक्स एटम देखिए, एक ऐसा एक्स एटम जो बॉडी के बिल्कुल अंदर लाई करता है, बल्क में लाई करता है। यू कैन क्लियरली सी कि ये वाला एक्स एटम अपने लेफ्ट वाले एक्स एटम से भी अट्रैक्ट हो रहा है, अपने राइट वाले एक्स एटम से भी अट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर से भी अट्रैक्ट हो रहा है और नीचे से भी अट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि एक ऐसा एटम जो बॉडी के बल्क में लाई करता है वो अपने चारों तरफ के एटम्स को इक्वली अट्रैक्ट कर भी रहा है और उनसे अट्रैक्ट हो भी रहा है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो फोर्स आपको दिख रही है या बॉन्ड जो आपको दिख रहा है, दिस इज बेसिकली अ म्यूचुअल इंटरैक्शन। म्यूचुअल इंटरैक्शन का मतलब है कि हम ये कहेंगे कि ये वाला एक्स एटम इस वाले एक्स एटम से अट्रैक्ट हो भी रहा है और इसको अट्रैक्ट कर भी रहा है। ठीक है, तो ये एक म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन दीज टू एटम, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा एक्स एटम जो बॉडी के बल्क में लाई करता है वो अपनी चारों तरफ से फोर्सेस को बैलेंस कर चुका होता है। ये अपने राइट वाले से भी अट्रैक्ट हो रहा है, लेफ्ट वाले से भी अट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर से भी अट्रैक्ट हो रहा है, नीचे से भी अट्रैक्ट हो रहा है, इसके आगे भी एक एटम होगा उससे भी अट्रैक्ट हो रहा होगा, और इसके पीछे बिहाइंड भी एक एटम होगा उससे भी अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो जस्ट इमेजिन करो कोई ऐसा एटम जिसे चारों तरफ से इक्वली पुल करा जा रहा है, उसे लेफ्ट से भी पुल करा जा रहा है, राइट से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, आगे से भी, पीछे से भी, तो उसकी तो चारों तरफ से फोर्स बैलेंस्ड हो जाएगी एंड इट विल गेट फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्ट्रेन एक्टिंग ओवर इट। उस पे कोई नेट स्ट्रेन, कोई नेट स्ट्रेस फील नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, द एटम्स व्हिच लाइज विद इन द बल्क ऑफ द सॉलिड, व्हिच लाइज विद इन द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड, they are able to balance their forces from all the directions and they are free from any kind of strain, and that's why these bulk atoms are more stable and they are at lower energy, क्योंकि इन पे कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा, कोई स्ट्रेन नहीं लग रहा, कोई पुल नहीं लग रहा, इन्हें अपने ऊपर कोई एक फोर्स इन्हें खींचती हुई फील नहीं हो रही। तो ये एक स्टेबल स्टेट में होती है और ये लोअर एनर्जी की होती है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम इन बल्क एटम्स के कंपैरिजन में इन सरफेस एटम्स को देखें, फॉर एग्जांपल ये वाला एक्स एटम देखिए, सब द एटम दैट लाइज एट द कॉर्नर ऑफ द सॉलिड, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला एक्स एटम अपने राइट वाले एटम से अट्रैक्ट हो रहा है, अपने नीचे वाले एटम से भी अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ये इधर से किसी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा और ना ही इधर से किसी को अट्रैक्ट कर रहा है, ना ही ये इन दो साइड से किसी को अट्रैक्ट कर रहा है और ना ही किसी से अट्रैक्ट हो रहा है।
तो बेसिकली ये अपनी चारों तरफ से फोर्सेस को बैलेंस नहीं कर पाया। जिस तरह से बल्क एटम्स ने अपनी चारों तरफ की फोर्सेस को बैलेंस कर लिया ना, और वो एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट में आ गए, फ्री फ्रॉम एनी स्ट्रेन हो गए। अनलाइक दिस बल्क एटम्स, कॉर्नर पे लाई करने वाले एटम्स अपनी चारों तरफ की फोर्सेस को बैलेंस नहीं कर पाते। ये बाहर से किसी से अट्रैक्ट नहीं हो रहे, सिर्फ अंदर वाले एटम से अट्रैक्ट हो रहे। और क्योंकि ये कॉर्नर वाला एटम इट इज जस्ट गेटिंग अट्रैक्टेड बाय द इनर एटम्स, सो दैट्स व्हाई इट कंटिन्यूअसली फील एन इनवर्ट पुल एक्टिंग ओवर इट। ठीक है, जितने भी एटम सरफेस पे लाई करते हैं, ये वाला एटम देखिए ये तीन साइड से अट्रैक्ट हो रहा है, नीचे से भी अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ऊपर से इसे कोई पुल नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये सारे एटम्स जो कॉर्नर पे लाई करते हैं, जो सरफेस पे लाई करते हैं, दे ऑलवेज हैव सम रेसिडुअल फोर्सेस लेफ्ट ओवर देम, जो चारों तरफ से बैलेंस नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए सरफेस पे लाई करने वाली एटम्स एक नेट इनवर्ट पुल फील करते हैं अपने ऊपर। और क्योंकि एक नेट इनवर्ट पुल फील होता रहता है इनके ऊपर, तो ये एक स्ट्रेन के अंडर होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेन ये सरफेस एटम्स आर स्लाइटली अनस्टेबल एंड दे आर एट स्लाइटली हायर एनर्जी रिलेटिव टू द बल्क एटम्स। तो आप ये तो समझ गए कि एक सॉलिड की क्लोज पैकिंग में कोई भी ऐसा एक्स एटम जो बॉडी के बल्क में लाई करता है, वो रिलेटिवली मोर स्टेबल होता है, क्योंकि वो अपनी चारों तरफ से फोर्सेस को बैलेंस कर चुका होता है। लेकिन जो एटम कॉर्नर पे अलोंग द सरफेस लाई करते हैं, वो उतने स्टेबल नहीं होते, वो नेट इनवर्ट पुल अपने ऊपर फील करते रहते हैं, लेकिन वो भी स्टेबल तो बनना चाहते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स टेंड्स टू बिकम स्टेबल। ये सरफेस एटम्स भी चाहते हैं कि बल्क एटम्स की तरह स्टेबल हो जाएं, ये भी चाहते हैं कि जितना इन्हें अंदर से अट्रैक्ट करा जा रहा है उतना बाहर से भी अट्रैक्ट करा जाए। ये अपनी इन रेसिडुअल फोर्सेस को, जिन्हें अनबैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं, ये अपनी इन अनबैलेंस्ड फोर्सेस को बैलेंस करना चाहते हैं। इनके पास कुछ रेसिडुअल फोर्सेस हैं व्हिच आर इक्विवेलेंट टू द वैन डेर वाल्स फोर्सेस, ये उन्हीं वैन डेर वाल्स फोर्सेस को बैलेंस करना चाहते हैं। एंड इन ऑर्डर टू बैलेंस these रेसिडुअल फोर्सेस, in order to get rid of that strain which is acting over them, जैसे ही इन्हें अपने आसपास कोई गैस उड़ती हुई नजर आती है या कोई मॉइस्चर उड़ता हुआ नजर आता है, तो ये अपनी इन्हीं रेसिडुअल फोर्सेस के थ्रू, इन्हीं वैन डेर वाल्स फोर्सेस के थ्रू इस गैस को सरफेस पे पुल कर लेते हैं। तो बेसिकली ये याद रखिएगा, एडसॉर्प्शन अकर एट द चॉइस ऑफ द सॉलिड सरफेस। कोई गैस अपनी मर्जी से नहीं आती कभी सॉलिड के ऊपर, बल्कि इस सॉलिड के पास से जैसी गैस गुजर रही थी, तो इस सॉलिड के सरफेस पे जो रेसिडुअल फोर्सेस थी, उन रेसिडुअल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आके गैस सरफेस पे पुल्ड हो गई, गैस सरफेस पे अट्रैक्ट हो गई। तो ये याद रखिएगा, बेसिकली एक सॉलिड एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, जो अपने आसपास से गुजरने वाली किसी भी मॉइस्चर को, किसी भी गैस को अपने ऊपर खींच लेता है, ताकि अपने सरफेस एटम्स को स्टेबलाइज कर सके। सो आई होप स्टूडेंट्स, आप लोगों को कॉज ऑफ एडसॉर्प्शन क्लियर हो गया। एडसॉर्प्शन अकर एट द चॉइस ऑफ सॉलिड, it occurs at the choice of adsorbate, it occurs at the choice of adsorbent, it never occurs at the choice of adsorbate। ये adsorbent की चॉइस पे होता है, adsorbate की चॉइस पे नहीं होता। ठीक है, अब let's discuss the energy related factors associated with this adsorption। इसकी थर्मोडायनेमिक्स को समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स में तीन टर्म्स पढ़ी थी, डेल्टा H, डेल्टा S and delta G। Delta H is the enthalpy change, delta S is entropy change, which is the measure of disorderness of the system, and delta G is Gibbs free energy। और आप लोगों ने ये पढ़ा था कि हर वो प्रोसेस जो अपने आप होता है, which is spontaneous, which have a natural tendency to occur by itself, उसके लिए डेल्टा G नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स की एडसॉर्प्शन एक सेल्फ अकरिंग प्रोसेस है। एडसॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मैंने किसी सॉलिड गैस को इस सरफेस के ऊपर इंटेंशनली एब्सॉर्ब नहीं करा। इट वाज अ नेचुरल प्रोसेस कि जब मैंने इस सॉलिड को ओपन में रखा तो गैस अपने आप इसके सरफेस के ऊपर आके एब्सॉर्ब हो गई, बिकॉज वो गैस इसकी रेसिडुअल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आ गई। तो इट इज अ नेचुरली अकरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस व्हिच अकर बाय इटसेल्फ। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, एब्सॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा। अब आप लोगों ने डेल्टा जी और डेल्टा एच और डेल्टा एस के बीच में एक रिलेशनशिप पढ़ी थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिस इज कॉल्ड गिब्स-हेमोल्ट्ज इक्वेशन। और ये याद रखिएगा, आप लोगों ने क्लास 11 में ये भी पढ़ा था कि हर वो प्रोसेस जिसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, हर वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली अगर करेगा और उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो ये तो हमें दिख रहा है कि एड्सॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव है,
वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब चेक करते हैं कि क्या डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव भी है एड्सॉर्प्शन के लिए या नहीं। देखो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिएगा, एड्सॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हायर एनर्जी अनस्टेबल सरफेस मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं लोअर एनर्जी मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, जो एटम सरफेस एटम्स पहले हायर एनर्जी पे थे, अनस्टेबल थे, वो अपनी रेसिडुअल फोर्सेस को बैलेंस करके अपने आप को लोअर एनर्जी पे ले जाना चाहते हैं और स्टेबल बन जाना चाहते हैं। तो ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, क्योंकि सरफेस एटम्स स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, और स्टेबिलिटी की तरफ जब कोई चीज आती है तो बेसिकली लोअर एनर्जी की तरफ जाती है। तो सरफेस एटम्स क्योंकि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जा रहे हैं, तो इट इंप्लाइज की एनर्जी रिलीज हो रही है। मान लीजिए कोई चीज पहले 10 जूल ऑफ एनर्जी पे थी, बाद में इसने गैस को एब्जॉर्ब करके अपनी फोर्सेस को बैलेंस कर लिया और ये 4 जूल पे चली गई, तो 10 से 4 पे जाने का मतलब है इसने 6 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज कर ली। तो ये याद रखिएगा कि एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और किसी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस की तरह एड्सॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। तो डेल्टा एच नेगेटिव होना मतलब फेवरेबल कंडीशन, स्पॉन्टेनिटी के लिए फेवरेबल। तो ये याद रखिए, एक तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डेल्टा एस। डेल्टा एस डिस्कस करते हैं। डेल्टा एस इज द मेजर ऑफ एंट्रोपी, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। कोई सब्सटेंस, कोई फिजिकल स्टेट जितनी ज्यादा रैंडमाइज्ड होगी, जितना ज्यादा केओटिक मोशन होगा उसके अंदर, उतना ज्यादा उसका डेल्टा एस होगा। फॉर एग्जाम्पल गैसेस की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा रैंडम होते हैं। रिलेटिवली लिक्विड्स में एंट्रोपी कम हो जाती है, डिसऑर्डरनेस कम हो जाती है, और सॉलिड्स में डिसऑर्डरनेस और कम हो जाती है। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करो, जब तक कोई सॉलिड, कोई गैस हवा में उड़ रही थी, जब तक कोई गैस इस पर डिपॉजिट नहीं होती, इट वाज जस्ट फ्लोइंग विद इन द एटमॉस्फेयर, तो उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम्स बहुत ज्यादा रैंडम थे, रैंडमाइज थे, हायर एंट्रोपी के थे। लेकिन जैसी कोई गैस इसके वैंडरवाल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आके इसके ऊपर डिपॉजिट हो गई, तो जब गैस इस सॉलिड सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो गई तो वो रेस्ट पे आ गई, अब वो मोशन में नहीं रही। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जब सरफेस के ऊपर आके डिपॉजिट हो जाते हैं, दे कम्स टू रेस्ट ओवर द सरफेस, तो उन गैस के रेस्पेक्ट में हम कहते हैं कि उनकी एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। पहले गैस ज्यादा रैंडमाइज थी, लेकिन डिपॉजिट होने के बाद तो रैंडमाइजेशन खत्म हो जाएगी उसकी, अब वो एक जगह स्टैग्नेंट हो जाएगी, एक जगह स्टिल हो जाएगी, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, और जब एंट्रोपी डिक्रीज होती है ना, तो डेल्टा एस नेगेटिव होता है। तो बेसिकली एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव होती है एड्सॉर्प्शन के टाइम पे, और नेगेटिव होना मतलब अनफेवरेबल। ये अनफेवरेबल है, मतलब होना तो ये पॉजिटिव चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ये नेगेटिव। अब देखो, ये ध्यान से समझिएगा। देखिए एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में अगर यहां पे डेल्टा एच नेगेटिव आता और टी डेल्टा एस पॉजिटिव होता, बीच में साइन नेगेटिव है, तो व्हाटएवर बी द मैग्नीट्यूड, चाहे डेल्टा एच और डेल्टा एस में से कोई भी मैग्नीट्यूड में बड़ा होता हो या छोटा होता, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव ही आता। अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता और डेल्टा एस पॉजिटिव होता, तो डेल्टा जी हमेशा ही नेगेटिव होता। हम उस केस में बोलते हैं डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों फेवर कर रहे हैं, इसलिए डेल्टा जी नेगेटिव। लेकिन एड्सॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेल्टा एच नेगेटिव यानी कि फेवरेबल है, बट टी डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन वो नेगेटिव है, वो अनफेवरेबल है। एंड इन स्पाइट ऑफ दिस अनफेवरेबल फैक्टर, डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि रिएक्शन अपने आप हो रहा है। तो अपने आप इसलिए हो रहा है क्योंकि डेल्टा एच इज बिगर इन मैग्नीट्यूड देन टी डेल्टा एस। डेल्टा एच हाईली एक्सोथर्मिक है। देखिए ये याद रखिए, जैसे एक साइकिल है, बाईसाइकिल, वो दो टायर्स पे चलती है। अब दोनों टायर्स अगर प्रॉपर्ली इन्फ्लेटेड होंगे, दोनों टायर्स में अगर प्रॉपर्ली हवा भरी होगी, तो साइकिल बड़े आराम से फ्लो करी जाएगी, बड़े आराम से आप राइड कर लोगे उस साइकिल को। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक टायर पंचर हो गया, एक टायर प्रॉपर्ली इन्फ्लेटेड है बट वन ऑफ द टायर गेट्स पंचर। अब उसमें आप, क्योंकि एक टायर अभी भी इन्फ्लेटेड था, तो आप उसी एक टायर पे चलाते हुए साइकिल को एक वर्कशॉप तक ले गए, ठीक है, एक पंचर शॉप तक ले गए। तो हम बोलेंगे क्योंकि एटलीस्ट एक टायर तो सपोर्ट कर रहा था ना, तो दैट्स व्हाई थोड़ी बहुत साइकिल आपने चला ली और वर्कशॉप तक ले जा पाए। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर दोनों ही टायर्स पंचर्ड हो जाते, दोनों ही टायर अनफेवरेबल हो जाते, तो फिर तो प्रोसेस हो ही नहीं पाता। तो यहां पे ये याद रखिएगा, बेशक ये टायर पंचर हो गया, ये फैक्टर अनफेवरेबल हो गया,
लेकिन फिर भी प्रोसेस अपने आप हो रहा है क्योंकि एटलीस्ट ये फैक्टर तो सपोर्ट कर रहा है और ये हाईली सपोर्ट कर रहा है, डेल्टा जी इज हाईली नेगेटिव। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन। एंथैल्पी अकेले ड्राइव करके ले गई रिएक्शन को, जबकि ये तो फेवरेबल नहीं था, ये तो पंचर्ड हो गया जस्ट लाइक अ टायर, लेकिन ये पंचर्ड नहीं हुआ, ये अभी भी फेवरेबल है और इसके हायर मैग्नीट्यूड होने की वजह से डेल्टा जी नेगेटिव बना रहा और रिएक्शन अपने आप होता रहा। तो ये याद रखिएगा, अगर दोनों फैक्टर अनफेवरेबल हो जाते ना, मान लीजिए ये पॉजिटिव हो जाता और ये नेगेटिव हो जाता, दोनों ही अनफेवरेबल हो जाते, फिर तो डेल्टा जी कभी नेगेटिव नहीं आ सकता था, फिर तो प्रोसेस कभी अपने आप नहीं हो सकता था। लेकिन एड्सॉर्प्शन एक एंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस कहलाता है क्योंकि अकेले एंथैल्पी वाला फैक्टर उसे ड्राइव करता रहता है। बेशक एंट्रोपी वहां पे सपोर्ट नहीं कर रही, एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे नेगेटिव है। बट इन स्पाइट ऑफ द अनफेवरेबल साइन ऑफ डेल्टा एस, डेल्टा जी कम्स आउट टू बी नेगेटिव, प्रोसेस अपने आप होता जा रहा है क्योंकि डेल्टा एच हाईली सपोर्टिव है, हाईली एक्सोथर्मिक है। तो ये याद रखिएगा, एड्सॉर्प्शन इज आल्सो नोन एज एन एंथैल्पी ड्रिवन प्रोसेस। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन क्यों होता है और एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। अब एक और चीज पढ़ते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन आर देयर। अगली हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, लेट दिस इज द सॉलिड और ये एक्सटीरियर एटम्स जो सरफेस पे लाई करने वाले एटम्स हैं, उनके पास कुछ रेसिडुअल फोर्सेस हैं और मैंने आपको बताया दीज रेसिडुअल फोर्सेस आर इक्विवेलेंट टू द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस, ऐसा नहीं है कि ये रेसिडुअल फोर्सेस कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आयनिक इंटरैक्शन होते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ये जस्ट वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि कोई भी गैस जब यहां से उड़ते हुए जाती है, कोई भी गैसेस स्पीशीज यहां से उड़ते हुए जाती है, तो ये रेसिडुअल फोर्सेस अपने इंफ्लुएंस से इस गैस को अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेती है। अब यहां पे भी दो केसेस अराइज हो सकते हैं। कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि कोई गैस, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जस्ट इमेजिन करो, कोई गैस इन वैन डर वाल्स फोर्सेस के इंफ्लुएंस में सरफेस पे आके सरफेस के ऊपर बैठ गई। कोई गैस के मॉलिक्यूल सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आके सरफेस के ऊपर बैठ गए और वो फर्दर कुछ इंटरैक्शन नहीं कर रहे, जस्ट वैन डर वाल्स फोर्स से बंधे हुए हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि इस सॉलिड ने इस गैस मॉलिक्यूल को वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू अपने ऊपर खींचा, लेकिन जब ये गैस सरफेस पे आई और इसने देखा कि सरफेस तो कंपैटिबल है रिएक्ट करने के लिए, तो ये गैस का मॉलिक्यूल धीरे धीरे सरफेस के साथ रिएक्ट कर गया और बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बना लिया। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करो मेरे हाथ में एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ आयरन। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट ऑफ आयरन को एयर में रख देता हूं, तो एयर में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है, तो ये आयरन का ऑब्जेक्ट ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, एयर में प्रेजेंट जो गैसेस होती हैं उसे अपनी वैन डर वाल्स फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए खींचेगा अपने सरफेस पे। तो इसके सरफेस पे ऑक्सीजन भी आके एब्जॉर्ब हो जाएगी, नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब हो जाएगी, पूरी गैस पूरी एयर इसके ऊपर एक इनविजिबल लेयर बना ली, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैस। लेकिन उनमें से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी इस पे डिपॉजिट हुई है, लेकिन नाइट्रोजन में N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, बट ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, वो थोड़ी ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो आप देखेंगे जब ऑक्सीजन इसके सरफेस पे आएगी, आई तो वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू थी, लेकिन जब ऑक्सीजन इस सरफेस पे आएगी वो देखेगी आयरन के साथ तो रिएक्ट करा जा सकता है, आयरन के साथ एक रिएक्शन कंपैटिबल है, तो वो ऑक्सीजन धीरे धीरे इस सरफेस पे आयरन के साथ रिएक्ट करने लगेगी और केमिकली रस्ट बना लेगी Fe2O3। तो आई ऑक्सीजन वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू थी, लेकिन आने के बाद सरफेस के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली रिएक्ट करके कुछ केमिकल इंटरैक्शन बना लिया, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन का केमिकल एब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन आई तो नाइट्रोजन भी थी, बट नाइट्रोजन सिर्फ इसके ऊपर बैठी रही, इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाई क्योंकि नाइट्रोजन वाज इनर्ट इन नेचर, वो सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू बाइंडेड रही इससे सरफेस के ऊपर, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन का फिजिकल एब्जॉर्प्शन हुआ। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दो टाइप का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर कोई गैस किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट हुई है और उसके साथ किसी टाइप के केमिकल रिएक्शन में एंटर नहीं कर रही,
तो हम कहेंगे दैट काइंड ऑफ एड्सॉर्प्शन इज अ फिजिकल एड्सॉर्प्शन व्हिच इज आल्सो नोन एज फिजिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन। लेकिन अगर कोई गैस वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू आई थी बट आने के बाद सरफेस के साथ केमिकली रिएक्ट कर गई और स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बना लिए, तो हम उसे कहेंगे केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन। तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में किस टाइप के इंटरैक्शंस प्रेजेंट हैं, वेदर वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर पा रहे हैं केमिकली या सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है, उस बेसिस पे एड्सॉर्प्शन दो टाइप का होता है, फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, केमिजॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ फर्दर वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। हम ये भी देखेंगे कि इस फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखिए, let us study about the differences between physisorption and chemisorption. एक डिफरेंस तो आपको मैंने ये बता दिया कि फिजिसॉर्प्शन में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू एसोसिएशन होता है, केमिसॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं। लेकिन कुछ और भी 4-5 डिफरेंसेस होते हैं, वो भी आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। सपोज कीजिए ये 3 कॉलम्स बना रहे हैं, पहली कॉलम में हम वो प्रॉपर्टी देखेंगे जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पे फिजिसॉर्प्शन और यहां पे केमिसॉर्प्शन। देखिए, द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इज द टाइप ऑफ इंटरैक्शन। ये मैंने आपको बताया, फिजिसॉर्प्शन में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। लेकिन केमिसॉर्प्शन में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं, बिकॉज यहां पे एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट दे आर कंपैटिबल टू रिएक्ट विद वन अनदर। वो रिएक्ट कर सकते हैं, उन दोनों के बीच में जो रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी अचीव हो पा रही होगी, इसलिए वो आराम से रिएक्ट कर पाए और उन्होंने स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बना लिया। दूसरा डिफरेंस इज रिगार्डिंग द एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता दूं, डेल्टा एच एडीएस, डेल्टा एच के सबस्क्रिप्ट में एडीएस लिखे एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि गैस के आने से पहले सरफेस के एटम्स अनस्टेबल थे, हायर एनर्जी पे थे, लेकिन जब गैस इसके सरफेस पे आ गई तो सरफेस की फोर्सेस बैलेंस्ड हो गई और वो स्टेबल हो गए, लोअर एनर्जी पे चले गए। और जब कोई चीज हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जाती है तो एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज्ड एनर्जी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज बेसिकली द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैस is adsorbed over the surface of solid। जब 1 मोल ऑफ एड्सॉर्बेट एक सॉलिड सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होता है, एक्यूमुलेट होता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है। अब चाहे फिजिसॉर्प्शन हो या केमिसॉर्प्शन हो, दोनों ही केसेस में सॉलिड स्टेबल तो बन रहा है, तो दोनों ही केसेस में एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन फिजिसॉर्प्शन में क्योंकि वीक इंटरैक्शंस हैं, ओनली द वैन डर वाल्स फोर्सेस आर प्रेजेंट, तो थोड़ी कम एनर्जी रिलीज होती है। बट केमिसॉर्प्शन में क्योंकि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं, बहुत टाइट इंटरैक्शन, बहुत टाइट एसोसिएशन हो जाता है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, इसलिए केमिसॉर्प्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिलीज होती है। इट हैज बीन एस्टिमेटेड कि फिजिसॉर्प्शन के टाइम पे लो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, लेस वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एडीएस, माइनस मतलब लेस रिलीज हो रही है, अप्रोक्सीमेटली 20 to 40 किलो जूल्स पर मोल रिलीज होती है। 1 मोल ऑफ गैस या 1 मोल ऑफ लिक्विड जब सॉलिड सरफेस पे डिपॉजिट होगा तो नियरली 20 to 40 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन केमिसॉर्प्शन में वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन रिलीज होती है, माइनस डेल्टा एच एडीएस ज्यादा रिलीज होती है, ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है ये, अप्रोक्सीमेटली 80 to 240 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस।
The third difference is about reversibility. देखिए हमें यह भी देखना है कि एक बार कोई गैस जब सरफेस पे डिपॉजिट हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, तो क्या उसे डिसॉल्व भी करा जा सकता है, क्या उसे वापस रिमूव भी करा जा सकता है? तो ये याद रखिए, इन केस ऑफ फिजिक्स ऑप्शन वी कैन रिमूव दैट गैस। अगर गैस सिर्फ वीक वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू एसोसिएट हुई थी, तो आप उन वैन डर वाल्स फोर्सेस को ब्रेक भी कर सकते हो बाय प्रोवाइडिंग द टेंपरेचर, बाय हीटिंग दैट सॉलिड। हीट करने से वैन डर वाल्स फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं और गैस जो सरफेस पे आई थी वो गैस सरफेस से वापस उड़ जाती है, सरफेस को वापस छोड़ के चली जाती है और सरफेस एक बार फिर से अनस्टेबल हो जाता है। तो इस प्रोसेस में आप कह सकते हो फिजिक्स ऑप्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस। यहां पे डिसॉर्प्शन भी हो सकती है, द गैस कैन बी इवन रिमूव फ्रॉम दैट सरफेस। लेकिन अगर एक बार गैस केमिकली रिएक्ट कर गई सॉलिड सरफेस के साथ, तो आप उसे रिमूव नहीं कर सकते। दैट वुड बी एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, अगर आयरन पे एक बार रस्ट लग गई, ऑक्सीजन आयरन के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बना लेगी, तो रस्टिंग इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप फर्दर रस्टिंग होने से रोक सकते हो, लेकिन जो रस्ट हो चुकी है उसे आप हटा तो नहीं सकते। तो केमिस ऑप्शन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फिर एक और डिफरेंस देखते हैं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि क्या कोई भी गैस किसी भी सॉलिड सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, या कोई एक सेलेक्टिव क्राइटेरिया होता है कि कुछ गैसेस ही कुछ सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होती हैं। तो ये याद रखिएगा, फिजिक्स ऑप्शन में क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट है, देखो वैन डर वाल्स फोर्सेस ना यूनिवर्सल होती है। ऐसा कोई सॉलिड नहीं है जिसके सरफेस पे रेसिडुअल फोर्सेस ना होती है। एवरी सॉलिड हैज सर्टेन रेसिडुअल फोर्सेस ओवर देयर सरफेस जो इक्विवेलेंट टू वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। तो हर सॉलिड किसी भी गैस को इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस, चाहे ऑक्सीजन उड़ते हुए जाए, नाइट्रोजन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कोई भी गैस अगर उड़ते हुए जाए, तो ये सॉलिड इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस उस गैस को वैन डर वाल्स फोर्स के थ्रू तो सरफेस पे खींच ही लेगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो गैस सरफेस के साथ आके केमिकली रिएक्ट भी कर जाए। जैसे आयरन ने पुल तो ऑक्सीजन को भी कर लिया था और नाइट्रोजन को भी कर लिया था, फिजिकल एब्जॉर्ब तो दोनों हो गए, लेकिन ऑक्सीजन केमिकली रिएक्ट कर पाई, लेकिन नाइट्रोजन केमिकली रिएक्ट तो नहीं कर पाई क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट होती है। तो नाइट्रोजन वाज नॉट कंपैटिबल टू रिएक्ट विद आयरन। तो ये याद रखिएगा, फिजिकली तो हर गैस हर सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस। कुछ पर्टिकुलर गैसेस ही कुछ सरफेस के साथ केमिकली रिएक्ट कर सकती हैं, हर गैस हर सरफेस के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं कर सकती। तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। फिजिक्स ऑप्शन इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब इट इज ओपन टू ऑल। सॉलिड ने कोई हिंड्रेंस नहीं अप्रोच लगा रखी, सॉलिड ने कोई बारिंग नहीं लगा रखी, इट इज ओपन टू एवरी गैस। सॉलिड इनवाइट कर रहा है कि कोई भी गैस आ जाओ मेरे ऊपर बैठ जाओ, ठीक है। लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, बट केमिकल एब्जॉर्प्शन में सॉलिड ने कुछ लिमिटेशंस लगा रखी हैं, सॉलिड्स ने कुछ क्राइटेरियाज इंपोज कर रखे हैं। कुछ ही गैसेस को वो अलाउ कर रहा है अपने साथ केमिकली रिएक्ट करना, हर गैस को वो अलाउ नहीं कर रहा। इट इज नॉट ओपन टू ऑल, इट इज ओपन टू सर्टेन गैसेस, बट इट इज ओपन टू ऑल, ठीक है। तो ये नॉन स्पेसिफिक है, ये हाईली स्पेसिफिक है। और एक लास्ट डिफरेंस, द लास्ट डिफरेंस इज रिगार्डिंग द टाइप ऑफ लेयर। टाइप ऑफ लेयर, देखो एक बार फिर से देखिए, सपोज कीजिए दिस इज अ सॉलिड सरफेस, और इस सॉलिड सरफेस में ये सरफेस एटम्स हैं। मैंने आपको बताया इन सरफेस एटम्स के पास कुछ रेसिडुअल फोर्सेस होती हैं बाहर की तरफ। उन रेसिडुअल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में ही किसी गैस को ये पुल करते हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि मान लीजिए इन रेसिडुअल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आके कोई एक गैस इसके सरफेस पे चारों तरफ से एब्जॉर्ब हो गई। एक बार एक गैस ने पूरी एक लेयर बना ली ऑल अराउंड द सॉलिड सरफेस और सारी फोर्सेस बैलेंस हो गई। तो क्या एब्जॉर्प्शन इसके बाद रुक जाएगा, सिर्फ एक सिंगल लेयर बनेगी, या ये जो लेयर बनी है इसके ऊपर एक दूसरी लेयर ऑफ गैस भी एब्जॉर्ब हो सकती है और उसके ऊपर एक तीसरी लेयर भी एब्जॉर्ब हो सकती है। वी आर सपोज टू फाइंड आउट कि वेदर एब्जॉर्प्शन इज अ सिंगल लेयर प्रोसेस और इट इज अ मल्टी लेयर प्रोसेस। तो ये याद रखिएगा, फिजिक्स ऑप्शन इज अ मल्टी लेयर्ड प्रोसेस। फिजिक्स ऑप्शन वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से होता है और वैन डर वाल्स फोर्सेस यूनिवर्सल होती है।
देखिए पहले तो सॉलिड के पास वैन डेर वाल्स फोर्सेस थी, सॉलिड ने अपनी उन वैन डेर वाल्स फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए किसी गैस को अपने सरफेस पे पुल कर लिया, लेकिन वो जो गैस आई सरफेस के ऊपर, उस गैस के एटम्स के पास भी तो कुछ वैन डेर वाल्स फोर्सेस होंगी, उन गैस के एटम्स के पास भी तो कुछ रेसिडुअल फोर्सेस होंगी। तो अब ये गैस अपनी उन रेसिडुअल फोर्सेस से थोड़ा बहुत किसी दूसरी गैस को भी खींच सकती है, और वो दूसरी गैस किसी तीसरी गैस को भी खींच सकती है। तो फिजिक्स ऑप्शन में एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, मल्टी लेयर तक ये प्रोसेस चल सकता है। बट केमिज ऑप्शन इन्वॉल्व्स अ केमिकल इंटरैक्शन विद द सॉलिड। आप इमेजिन करो केमिज ऑप्शन में क्या होगा, मान लीजिए ये सॉलिड है, इस सॉलिड के ऊपर कोई गैस पहले चारों तरफ से डिपॉजिट हो गई और केमिकली रिएक्ट कर गई सॉलिड सरफेस के साथ। नाउ जस्ट इमेजिन कीजिए कि जैसे ही ये गैस सरफेस के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाएगी तो इस सॉलिड सरफेस को एक बैरियर प्रोटेक्शन मिल जाएगा। द सॉलिड सरफेस वुड बी कवर्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय दैट गैस। एक ब्लैंकेट की तरह उसे अपने अंदर एनक्लोज कर लेगी सॉलिड को, और अगर कोई दूसरी गैस सॉलिड के साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश करेगी तो वो सॉलिड उसको डायरेक्टली एक्सपोज्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि पहली गैस ने उसे कवर कर रखा है। तो कोई भी दूसरी गैस, दूसरी लेयर ऑफ गैस इस सॉलिड के साथ क्योंकि डायरेक्टली एक्सपोज्ड ही नहीं हो पाएगी, डायरेक्टली इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएगी, तो दूसरी लेयर इस सॉलिड सरफेस के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं कर सकती। हाँ, ये तो हो सकता है कि पहली लेयर केमिकली एब्जॉर्ब हो जाए और इस केमिकली एब्जॉर्ब लेयर के ऊपर दूसरी लेयर फिजिकली एब्जॉर्ब हो जाए। एक केमिज ऑप्शन के ऊपर एक फिजिक्स ऑप्शन तो हो सकता है, लेकिन केमिज ऑप्शन के ऊपर एक और केमिज ऑप्शन नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा, केमिज ऑप्शन इज अ यूनिलेयर्ड प्रोसेस, इट इज अ सिंगल लेयर प्रोसेस, बट फिजिक्स ऑप्शन इज अ मल्टी लेयर प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज मैंने आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाए आप लोगों को बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गए। आज की क्लास में हमने सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करा। दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर रिलेटेड टू सरफेस केमिस्ट्री। ऑलमोस्ट एवरी डे में आगे के सक्सेसिव लेक्चर्स अपलोड करता जाऊंगा। आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर में वी आर सपोज टू स्टडी अबाउट एड्सॉर्प्शन। हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन पढ़ लिया, एड्सॉर्प्शन के दो टाइप्स पढ़ लिए, एड्सॉर्प्शन के कॉज पढ़ लिए, एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टूड द थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड टू एड्सॉर्प्शन। अब फर्दर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द अपकमिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। कोई गैस कितनी ज्यादा एड्सॉर्ब होगी, कितना फास्टर रेट से सॉलिड के ऊपर अप्रोच करेगी, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर वी वुड बी स्टडीइंग अबाउट द फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। आज आप लोग इतना ही कर लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।